सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का पहला लेक्चर। तो ये मेरी पहली लाइव वीडियो है, सो होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। सो व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? सो द ब्रांच ऑफ मेडिसिन या फिर द ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of microorganisms that cannot be seen by our naked eyes. So वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर कोई एक इन्फेक्शन, डिसीज या मैनिफेस्टेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें बुखार होता है, ठीक है, दर्द होता है जोड़ों में, जॉइंट्स पेन एंड डिफरेंट टाइप के हेडेक, ठीक है, ये सब होते हैं। सो हम अगर उन्हें आंखों से नहीं देख सकते हैं तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें उसे देखने में मदद करेगा? सो दैट इज माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये माइक्रो साइज, दैट इज माइक्रोमीटर, जिसे हम यूनिट में क्या कहते हैं 10⁻⁻⁶ साइज तक भी ये देख सकता है। अब इससे भी छोटा ये देख सकता है, इसलिए इसको आजकल हमने और क्या कर दिया है, एडवांस कर दिया, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और आगे हमारे पास और ऐसे माइक्रोस्कोप आएंगे तो जो ऑर्गेनिज्म जो हमें दिखते ही नहीं है, बहुत छोटे, जो माइक्रोब्स या फिर कहते हैं प्रायन, इनसे भी छोटे होते हैं, ठीक है। तो आपने अभी तक क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ा होगा कि सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, बैक्टीरिया। उसके बाद आपने क्या पढ़ा कि उससे छोटे होते हैं वायरसेस। अब वायरसेस से भी छोटे क्या कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो आपने क्या पढ़ा, वायरॉइड्स। तो यहाँ आपने वायरॉइड्स कहाँ तक पढ़ा, 12th क्लास तक। अब कुछ ऐसे पैथोजन कॉज होते हैं जो इनसे भी छोटे होते हैं, बट मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ये स्मॉलेस्ट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैं कहना चाह रहा हूँ ये सिर्फ एक सब्सटेंस है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, इट इज प्रायन। सो व्हाट इज प्रायन? सो प्रायन क्या होते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट पैथोजेनिक पार्टिकल। अब देखो मैंने इसे लिविंग नहीं कहा, इट इज अ पार्टिकल। अब ये क्या होते हैं, नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन होता है ना, दैट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ब्रेन, ये उसके अंदर होता है। अब आप सोच रहे हो सर ये तो सबके अंदर होता है, तो अगर ये सबके अंदर होता है तो सबको डिसीज कॉज क्यों नहीं करता है ना? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। बिकॉज जो हमारे न्यूरॉन होते हैं ब्रेन के अंदर, दैट इज अल्फा हेलिकल शेप। वो कौन से शेप में होते हैं, अल्फा हेलिकल शेप में होते हैं। अब ड्यू टू सम जेनेटिक, इन्फेक्शियस और एनी एनवायरमेंटल कॉज, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे अल्फा हेलिकल शेप होते हैं ना, ये चेंज हो जाते हैं बीटा प्लेटेड शेप में। अब जैसे ये बीटा प्लेटेड शेप में होते हैं तो हमारी बॉडी के जितने भी मैकेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, प्रोटीन का ट्रांसलेशन कर रहे हैं, प्रोटीन की पैकेजिंग कर रहे हैं, उन सबको तो नहीं पता ना कि हमारी बॉडी के अंदर, उन्हें क्या पता है कि अल्फा हेलिकल शेप आएंगे, बट ये क्या है, बीटा प्लेटेड शेप, जो क्या काम करेंगे, एक कूड़े की तरह काम करेंगे। तो ये जो प्रोटीन होंगे, दे एक्ट एज अ गार्बेज बैग ऑफ प्रोटीन्स, है ना, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है बॉडी के अंदर। क्योंकि क्या होता है, जो हमारे नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं उनका शेप होता है अल्फा हेलिकल, और इनका क्या होता है, वेरी स्ट्रेसली कॉइल्ड। अब इनका कोई काम नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं, ये न्यूरॉन के अंदर क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, कलम बना देते हैं, और कलम बनाने के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी नेक्रोसिस कर देते हैं, ठीक है। नेक्रोसिस ये सब आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो अल्फा हेलिकल शेप से ड्यू टू सम चेंजेस इट चेंजेस टू बीटा प्लेटेड शेप्स, ठीक है, एंड रेजिस्ट द एक्शन ऑफ चैपेरोन, कैटालाइसिस एंड प्रोटियोसोम्स। तो प्रोटियोसोम क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं उन्हें क्या करते हैं, जो भी खराब प्रोटीन्स होते हैं उन्हें डीनेचर कर देते हैं और सेल से बाहर निकाल देते हैं। बट अब ये प्रोटीन का तो उसको नहीं पता ना कि बीटा प्लेटेड शीट्स क्या होती है। अब ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होती है, इसलिए अगर फॉर एग्जांपल किसी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में कहीं पे लग जाए तो बाय स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के हमेशा खत्म नहीं कर सकते हैं ना। तो ये क्या बहुत रेजिस्टिंग है, तो ये क्या करती है, प्रोटियोसोम या फिर चैपेरोन कैटालाइसिस, जो क्या करती है, हमारे कोई भी थोड़े टेढ़े मेढ़े प्रोटीन्स को अल्फा हेलिकल में चेप कर देती है, तो उसको ये रेजिस्ट कर देता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, कुछ डिसीज होती है, जैसे क्रूजफेल जैकब सिंड्रोम, कुरू डिसीज एंड स्क्रैपी, ये कुछ डिसीज के नाम है जो क्या होता है, प्रायन से होते हैं। तो ठीक है, तो आज आपको ये पता लग गया कि सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे वायरॉइड्स नहीं है, उससे भी छोटे कोई होते हैं, बट दे आर नॉट लिविंग, ये लिविंग नहीं होते। इनका साइज जो होता है अमीनो एसिड के बराबर होता है। अब आपको पता होगा अमीनो एसिड का मतलब क्या है, बहुत छोटा, दैट इज NH, इतना छोटा साइज होता है इनका, एक एलिमेंट के जैसा साइज, ठीक है। सो और इससे जो सिम्टम्स होते हैं, जब हमें प्रायनिक डिसीज होती है तो हमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ओल्ड एज में जाके क्या होता है, किसी को प्रायन होता है ना, वो क्या करता है, अपने सिम्टम दिखाने लगता है। यंग एज में अगर प्रायन डिसीज होते हैं तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते, बट एज में आकर ये बहुत सारी बीमारियां करते हैं, जिसका नाम है डिमेंशिया, अल्जाइमर डिसीजेस, है ना। डिमेंशिया मतलब याद ना रहना कोई चीज, अल्जाइमर डिजीज, स्ट्रेस होना और स्ट्रोक आना, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेकंड, हमारा सबसे छोटा पैथोजन है, दैट इज आल्सो नॉन लिविंग, ठीक है। अब इनका भी साइज क्या होता है, प्रोटीन के जैसा ही होता है, जैसे बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड्स एंड ट्रांसपोसन्स। तो चलिए एक करके आपको बताते हैं।
तो ट्रांसपोजन्स क्या होते हैं, किसी भी सेल के अंदर जंपिंग जीन्स होती है, ठीक है। अब इनका क्या काम होता है, जैसे हमारे होते हैं ना जंपिंग जीन्स, लाइक हम कह सकते हैं ATGC, एडेनाइन, थायमाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये होते हैं ना हमारे। तो अब ये क्या होते हैं, हमारे जीन्स होते हैं। अभी जीन्स क्या है, एक जीन से दूसरी जीन पे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एडेनाइन था, ठीक है, थायमाइन, तो अब ये क्या है, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये सब था, ठीक है। तो अब क्या किया, दूसरे स्ट्रैंड से यहाँ पर एक और क्या आ गया, साइटोसिन आ गया, और इसने जो हमारा एडेनाइन थे दूसरी चेन में जाके लग गया। तो इस वजह से क्या होगा, या तो इसका एडिशन होगा या इसका डिलीशन होगा। किसी भी एक जीन का क्या होगा, या तो एडिशन होगा या फिर डिलीशन होगा। अब एडिशन हुआ या किसी जीन का चीज और हमारे जीन्स का क्या हुआ, डिलीशन हुआ, तो इससे क्या हो सकता है, बॉडी के अंदर म्यूटेशन हो सकती है, ठीक है। दैट कॉज अ म्यूटेटिक या फिर म्यूटेशन डिसीजेस। जैसे आप देखते होंगे बहुत सारे जो बच्चे क्या होते हैं आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, बहुत अजीब से होते हैं, ठीक है, देखने में उनका जो फेस स्ट्रक्चर होता है या उनका हाथ का स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल ह्यूमन से अलग होता है, दैट इज ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर ही होते हैं, इनके पास होती है पावर ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, इनके पास क्या होती है, पावर ऑफ रेप्लिकेशन। तो कोई भी वायरस या फिर कोई सा भी पैथोजन अगर एक बैक्टीरियल सेल में आ जाता है और उसके मैकेनिज्म को कंट्रोल कर देता है, तो इजीली वो क्या करेगा, प्लाज्मिड उसकी हेल्प करेगा रेप्लिकेशन करने में, ठीक है, जिससे वो और ज्यादा फैल जाए। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोफेज जिसे हम कह सकते हैं। वो वायरसेस जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरिया तो खुद एक पैथोजन है, उसको भी कोई किल कर सकता है, हाँ जी, किल कर सकता है। और ये अगर बॉडी के अंदर आ जाए तो और ज्यादा हार्मफुल हो जाएंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। सो दे आर द वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया व्हिच आर नॉन स्पोरुलेटेड, ठीक है, एग्जांपल इज क्लोस्ट्रिडियम डिटाइल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने वायरॉइड्स, जो क्या होते हैं, इनसे थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, इससे बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड्स और ट्रांसपोजन्स। तो जो हमारे वायरॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर देन वायरसेस होते हैं, और ये डिस्कवर किया किसने किया था, साइंटिस्ट दैट इज थियोडाइनर, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट इसकी लो डेंसिटी होती है एंड मोस्टली अफेक्ट करते हैं प्लांट्स को, और अगर हम खा लेते हैं प्लांट्स को तो हमें टॉक्सिकेटेड डिसीजेस हो सकती है, ठीक है। डायरेक्टली ये डिसीज नहीं करेगा बट टॉक्सिकेटेड डिसीजेस हो सकती है। एग्जांपल है हमारा TMV दैट इज टोबैको मोज़ाइक वायरस। नेक्स्ट आर द वायरसेस, जैसे अभी ही कुछ टाइम पहले क्या एक पैंडेमिक और एक एपिडेमिक आया था दैट इज कोरोना वायरस, दैट इज ड्यू टू वायरस। तो इसलिए वायरोलॉजी जो इसकी स्टडी है ये आजकल बहुत ज्यादा क्या है, ट्रेंड में, ठीक है। सो अब वायरसेस को हम पढ़ेंगे एज डबल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कोरोना वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, पोलियो वायरस, टेटनस, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया आर द, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटा लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, बैक्टीरिया, क्योंकि वायरसेस भी क्या होते हैं, बाहर नॉन लिविंग होते हैं, पर इनसाइड द बॉडी आके अगर उन्हें होस्ट मिल जाते हैं तो वो लिविंग हो जाते हैं, तो दे आर नॉट ट्रू लिविंग। सो ट्रू लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, हमारा बैक्टीरिया, जिसका साइज बिल्कुल अप्रोक्स क्या होता है, हमारे माइक्रोन होता है, दैट इज माइक्रोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट बैक्टीरिया को हम पढ़ते हैं बैक्टीरियोलॉजी में, इसे हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, दैट इज कोकस, बैसिलस, स्पाइरल एंड विब्रियो, ठीक है। ये 4 शेप्स के हमारे बैक्टीरिया होते हैं जो बॉडी के अंदर क्या है, आते हैं और आके हमें डिसीज कॉज करते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंशिएट करेंगे सबको, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज फंजाई। तो फंगाई को हम किस में पढ़ते हैं, माइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब फंगाई का मतलब कहने का क्या है, तो जैसे नॉर्मल हम मशरूम खाते हैं दैट इज आल्सो फंगल, है ना। तो माइकोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे ईस्ट, मोल्ड्स, डाइमॉर्फिक फंजाई, डैंड्रफ, रैशेस, स्क्रब, स्वैब सैंपल, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमारा ब्रेड होता है, ब्रेड के अंदर क्या काई लग जाती है, कुई लग जाती है, तो उस कुई को कहते हैं ईस्ट, है ना। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम पैरासाइट। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, पैरासाइट। पैरासाइट जो होता है फंगल से थोड़े बड़े होते हैं, पर कुछ फंगल होते हैं हमारे जो पैरासाइट से भी बड़े होते हैं, ठीक है। सो पैरासिटोलॉजी के अंदर हम इसके अंदर पढ़ते हैं हेलमिंथोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी। अब हेलमिंथोलॉजी मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा जब आप 12th क्लास में देखिए, किसी का क्या होता है, हमारा जो थाइस का साइज है और लिम्फेटिक ऑर्गन का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, एक डिसीज केस है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एस्कैरियासिस, है ना। तो हमने एस्कैरियासिस में पढ़ा था, ठीक है। एस्कैरिस होता है वो बॉडी के अंदर आता है और क्या करता है, हमारे लिम्फ ऑर्गन्स को क्या करता है, स्वेल कर देता है, वो हम पढ़ेंगे हेलमिंथोलॉजी के अंदर। और एक होता है प्रोटोजोलॉजी, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, मलेरियल बैक्टीरिया, दैट इज मलेरियल पैरासाइट, दैट इज प्लाज्मोडियम, ठीक है। एंड द लास्ट इज इन्फेक्टेड ह्यूमन। ये वो क्लासिफिकेशन है जो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर।
बट ये क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। अब आपको मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ह्यूमन क्या करते हैं, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को भी तो डिसीज कर देता है। जैसे हमने क्या कहा कोरोना में कि लोगों से दूर रहो, उनके जो इनहेलेशन है, उनकी जो सांस है वो नहीं लेनी है आपको, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज एरोसोल। या फिर कोई सी भी डिसीज लाइक कफ, कोल्ड, कॉमन कोल्ड होता है ना, तो डॉक्टर कहते हैं आप अपने परिवार से थोड़ा सा दूर रहिए जिससे उन्हें वो इन्फेक्ट ना हो जाए, या कोई सा भी वायरल डिसीज है। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो इन्फेक्ट करने वाला कॉज है दैट इज इन्फेक्टेड ह्यूमन, जिसको हम कभी क्लासिफिकेशन में रखते ही नहीं है, ठीक है। तो इन्फेक्टेड ह्यूमन कैसे एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर दूसरे हेल्दी पर्सन को क्या कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है। तो उसमें जो हमारे हैं फर्स्ट कॉज इज एरोसोल। एरोसोल क्या होता है, जो हमारा सलाइवा होता है या फिर एयर के साथ कोई एयर ड्रॉपलेट चले जाए, वाटर ड्रॉपलेट चले जाए किसी और एक पेशेंट से एक हेल्दी पेशेंट के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, एरोसोल कांटेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज द सेक्सुअल कांटेक्ट, दैट इज ड्यू टू सेक्सुअल कांटेक्ट। नेक्स्ट इज बाउंस। अब किसी को चोट लग गई है, क्या है, उसका पस निकल गया, वो पस क्या है, दूसरे पर्सन के अंदर क्या चले गया, ठीक है, किसी वजह से, किसी भी वजह से, लाइक उसने उससे कांटेक्ट किया, या फिर क्या है, वो फ्लूबॉटमी कर रहा था, उस टाइम पे उसका थोड़ा सा कट लगा हुआ था, वो जो बाउंड है उस पर टच हो गया और इन्फेक्शन क्या है, एक नॉर्मल हेल्दी पेशेंट के अंदर चले गया। इट इज ड्यू टू एयर की वजह से। ये लास्ट, इट इज ड्यू टू हेरिडिटरी और जेनेटिक चेंजेस, दैट इज हमारे परदादा